ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा ये सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पढ़ने की रिक्वेस्ट की थी। कोई टाइम मिला सर? सर बिजी है सर, फ्री होकर जरा बता दीजिएगा। जी सर जी, जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं सारा। तो बात बन रही है सर, ये बस मैं अकेला लग रहा हूँ। गेम सर ये अब इंजॉय करने वाली सिचुएशन में आ गई है सर। अगर आप ऐसे फॉर्मेलिटी समझेंगे ये बोझ बन जाए, लेकिन अगर कोशिश करेंगे कि मैंने करके छोड़ना, तो इंशाल्लाह इंजॉय कर सकते हैं आप। तो व्हाट इज द सिचुएशन है, एक फॉर्मेलिटी सी महसूस हो रही है सर, ऐसे ही सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा मैंने आपसे कहा था सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उसकी डिस्कशन मैं डेफिनेटली रखूंगा। तो आप पहले उसी पे आ जाए जो कल बात होगी, लॉसेस निकालना था। जहां तक बात हुई थी वहां तक एक नजर रिवाइज कर। टाइम पे आ जाना सर। जी फ्रेंड्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? रजिस्टर तो निकाल है यार, कहाँ खोला है यार, कब बात है ये जीप रजिस्टर जो नजर नहीं आ रहा खुला। फाइनली बस सर जी दो चीजें ध्यान रखनी। नंबर 1, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड एंड इट्स कॉस्ट, पूरा सेंटेंस अगर हो जाए, एंड इट्स कॉस्ट इज अब्सॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग यूनिट्स, ठीक है। एंड इफ इट हैज रिकवरी वैल्यू नंबर 2, then it is deducted from cost of purchase। मैंने अभी तक वर्ड बोला, अगर परचेजेस में से लॉस एक्सपेक्टेड है, परचेजेस में से लेस करेंगे। एक चीज जरा सोच के देखें, अगर प्रोडक्शन में से लॉस एक्सपेक्टेड है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में से, परचेज कॉस्ट की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? किस किस का सम होता है सर ये? मटीरियल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब अरे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की बात कहां तक मौजूद है, एक नजर देखें। पढ़ने जरा थोड़ी सी कॉस्ट एलोकेट करते हैं। कॉस्ट एलोकेट करते हैं सर। अब अपने ना एक पर यूनिट बची के मामले में 5 लाख मैंने उठा लिए, बताएं किससे डिवाइड करूं, क्वांटिटी बताएं। 5 लाख क्या है, इसका नाम बताएं। इसका नाम ही नहीं पता था। कोई डॉक्टर है 5 लाख, कोई इंजीनियर है, क्या है तो परचेज कॉस्ट का बेचारी, अगर मैं 500 दफा भी ये सवाल रिपीट करूँ 5 लाख क्या है, तो ये बेचारी 5 लाख परचेज कॉस्ट नहीं बदला।
इसमें वही रहा, बेस बनवाया सर। ये बेस कैसे करते हैं? हाँ, इससे डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर, तो मुश्किल है जरा, इससे डिवाइड करना। तो आपने इसकी बेस बनवानी है। कितने यूनिट्स खरीदे हैं, उसमें से बेस कितने हो गए? 50 बेस हुए ना, एक्सपेक्टेड थे ये। बताएं डिवाइड कैसे करो? देखिए सर जी, अगर मैं इसे 950 से डिवाइड कर दूं और इट मींस लॉस इग्नोर कर, मतलब 950 डिवाइड करने का मीनिंग क्या हुआ कि मैं किसे कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं किसे कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं लॉस को कंसीडर ही नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, अगर सॉल्व करें दोबारा आंसर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे वही हो रहा है जो कल हुआ। क्या हो रहा है? नहीं वो छोड़े, वो छोड़े, वो नहीं हो, इससे पर यूनिट कॉस्ट बढ़, वो अच्छा वाला 500 रुपया 526 रुपीज बन। तो क्या इस तरह करने से लॉस्ट यूनिट्स की कॉस्ट रिमेनिंग 950 यूनिट्स में चली जाएगी? और अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। ये काम कब करना होता है? नॉर्मल लॉस अगर है तो फिर आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को इग्नोर करके अपनी पर यूनिट वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस पे भी कॉस्ट एलोकेट करनी है। देयरफॉर बेस में 950 सही यूनिट्स के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी होने चाहिए। डेफिनेटली मैं 1000 ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं 1000 का एक ब्रेकअप समझा रहा हूँ। क्या इस 5 लाख में अब इस केस में 950 रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट भी है और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है? तो 1000 ही लिखना है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इसका एक ब्रेकअप भी लिखें। बाकी सॉल्व बाद में करिएगा, पहले ये बात तो भूल ही आ जानी आपके सामने। कैलकुलेटर जरूर साथ रखें, लेकिन साथ फिगर भी लिखें। जी सर, 5 लाख डिवाइड बाय 1000, आंसर वही है। आंसर फिर वही है, कौन सा वही है? पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लॉस की कॉस्ट इस 500 के अंदर नहीं गई, ऐसे ही? और क्यों नहीं गई? क्योंकि इस लॉस को आइडेंटिफाई लेता हूँ। नहीं सर, अभी मैंने अगर इन 50 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ताकि मुझे पता चले नुकसान कितने रुपए का। 50,000 ये तो केजीज का नुकसान है, तो इन केजीज के नुकसान होने से, इन केजीज के वेस्ट होने से हमारे बिजनेस को कितने रुपीस का नुकसान हुआ, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली बस क्या करना है, तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू 25,000 रुपए का नुकसान। 50 केजीज नुकसान डैमेज होने का मतलब, 50 केजीज डैमेज होने का मतलब वी हैव लॉस्ट 25,000 रुपीज। ठीक है, लिखना जरा और इसके लिखना जरा कॉस्ट नॉर्मल लॉस नहीं मल्टी करते हैं जी, वैसे बात क्या करें ना, हम वो एंट्री आपको पता है। मैं अभी एक पुरानी चीज याद कर रहा था, एंट्री तो आपने करवा दी। इस पढ़ाई को सर जी फॉर्मेलिटी नहीं बनाना है, तो साथ साथ रखना है। कोशिश है कि हम स्लो स्लो इसलिए चलें क्योंकि अभी आप लोगों के लिए चीजें नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट यही है, कम से कम आधा एक घंटा जितना पढ़ते हैं घर जरूर रिवाइज कर दिया करें। और अगर कोई क्वेश्चन दे ही बैठो तो पढ़े जरूर। ये डेफिनेटली मैं नहीं कह रहा कि हुआ क्यों नहीं, तो प्रॉब्लम्स होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिजॉल्व करते हैं। ओके सर, ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है यहाँ तक? ये सर जी, अब अगर ये नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस अगर आ जाए हमारे पास, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंट है और हमें एक डबल एंट्री करनी है। इससे पहले कि हम इस एंट्री की तरफ आए, एक एंट्री आपको आती है पहले। अगर ओनर बिजनेस से गुड्स ले जाए
तो हम एक एंट्री से यूज टू ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस कहते थे, बाकी वो पीरियोडिक परपेचुअल की बहस है, जब जरूरत पड़ेगी कर लेंगे दोबारा। बिल्कुल उसी को जहन में रखें। तो ये क्या हुआ, एक नुकसान हुआ है, और क्या इससे इस नुकसान से क्या हुआ, परचेजेस का नुकसान हो गया, तो क्या एंट्री करो, अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस रेट 100,000 रुपीज। और इस वक्त बात हो रही है रॉ मटेरियल परचेजेस की, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट। Is this entry at cost of abnormal loss? Any confusion? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ध्यान में बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब क्या वहां कहीं ये नुकसान नजर आएगा आपको इसके साथ प्रॉफिट लॉस के नॉर्मल लॉस और परचेजेस में से इसका लेस होना। अब मैं इस वक्त सारी डिस्कशन करते हुए आपके साथ एक रॉ मटेरियल के एंगल से, परचेजेस के एंगल से बहस कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अगर हम सोचते जाए अगर यही प्रोडक्शन में एबनॉर्मल लॉस हुआ तो डबल एंट्री के वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा। अब प्रोडक्शन को आपने खरीदा नहीं होगा, बना रही होंगी, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट और प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट। परचेजेस का नुकसान हो तो परचेजेस क्रेडिट, और अगर प्रोडक्शन का लॉस हो जाए तो फिर इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नुकसान हुआ। 5 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई, इंकर हुई थी, उसमें से 25,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की चीजें जाया हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, तो क्या 25,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नुकसान हो गया, तो एंट्री क्या वर्ड्स चेंज होके बन जाएगी, अब नॉर्मल लॉस डेबिट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इंटरचेंजेबल वर्ड्स मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, कभी प्रोडक्शन बोलता हूँ कभी मैन्युफैक्चरिंग, इनका मीनिंग सेम है। क्या मीनिंग है इनका, मटीरियल है प्रोडक्ट्स, वापस आ जाएगा एक मिनट। अब सर समटाइम्स क्या ये हो सकता है कि ये जो 50 रॉ मटेरियल के यूनिट्स वेस्ट हुए हैं, इनको एक तो सिचुएशन वन सेकेंड वही है कि बस जाया है और बस, लेकिन समटाइम्स हो सकता है इनको मार्केट में बेच के कुछ ना कुछ हमें रिकवर होने की एक्सपेक्टेशन, अगर नहीं है तो बात एंड हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में बताया हो कि इन रॉ मटेरियल के यूनिट्स को हम बेच के कुछ रिकवर कर सकते हैं, तो देन फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में, एक नहीं वो आप ही बताइए, मैं बस एक सेंटेंस बना लूंगा, मैंने बोला if abnormal loss units have some recovery, for example rupees 2,000 for a sake of discussion, then ये जो चीज यहाँ आ रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर आपने लिंक करना नॉर्मल से भी। पहले रिलैक्स होकर सोचना है, पैसे आने जाने, अब ये भी कुछ जरूरी नहीं क्या है, मतलब इस हरगिज ये मतलब नहीं होता है हमेशा जरूर नहीं आने, तो खत्म होगी बात। अगर रिकवरी वैल्यू है तो फिर कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा, कितने से इन दिस केस। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या ये पैसे मिलने से फिर जो हमारा 25,000 का लॉस है वो बढ़ जाएगा, क्या वो कम हो जाए, तो क्या एंट्री बनवाएंगे कैश या रिसीवेबल, क्या मिलने से क्या कम हो रहा है। अगर ये कैश ना था तो हमारा लॉस 25,000 रुपीज, लेकिन इस कैश के मिलने से हमारा लॉस 23,000 रहता है, सही है, तो क्या नुकसान कम हो रहा है, लॉस करेक्ट।
ठीक है सर। अब जरा अपने जहन में जरा इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, अभी अगर दोनों एंट्रीज नहीं है तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका लॉस फिर कितना नजर आएगा? 25,000 नजर आएगा, 2,000 नजर आएगा सर। तो ये 2,000 भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अब किससे नेट हो जाएगा? अब नॉर्मल लॉस से नेट ऑफ हो जाएगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट लॉस इन इनकम स्टेटमेंट? देयरफॉर फाइनली नेट लॉस is 20,000 will be presented in statement of profit loss in operating expenses. और बेटा यही होता है ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस के केस मिल जाए ऐसे मिल जाए, अगर इंश्योर्ड थे तब भी यही होगा। ठहरे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पुरानी चीज जहन में आ रही है तो ये भी काइंडली अपने जहन में लाए, उसी उसका भी ये एंट्री होती है। इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, कुछ मिल जाए, अगर रिकवरी कुछ हो गई है, लॉस के अगेंस्ट कुछ रिकवर हो गया, इट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन इन लॉस। ठीक है, कुछ भी अगर रिकवर हो गया किसी भी नाम से लॉस के अगेंस्ट, तो दैट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन और डिक्रीज इन, डिक्रीज इन लॉस। ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब आप जब फरमा रहे हैं, पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम अब नॉर्मल लॉस के 25,000 रुपए को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दें और 2,000 को अदर इनकम में लिख दें। नेट इफेक्ट तो शायद वही होगा, लेकिन जरा थोड़ा सा लॉजिकली को सोचें तो शायद बात सिंपली क्या है, हमारा लॉस था 25,000 और इस रिकवरी से हमारा लॉस 23 रह गया। तो आई थिंक ये शायद ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है कि हमारा लॉस ही कम हो गया। बाकी एज लॉन्ग एज आप अदर इनकम में लिख देंगे तो नेट इफेक्ट तो सेम है। मेरा ख्याल है कि हम शायद ऐसे ही पहले भी सोचते रहे, वरना ये नहीं कि मतलब 25,000 लॉस है और कहीं से इनकम होगी, लॉस ही 23 रह गया। लिखना चाहें तो वो भी गलत नहीं। ये एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी डेफिनेटली अगर किसी और को कोई और पुरानी बात याद आ जाए तो किसी कंपाउंड एंट्री भी बन सकती है, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं, कोई जरूरत नहीं। अलग-अलग फिलहाल ज़हन में रखिएगी तो इकट्ठी एंट्री हो सकती है, हो सकती है थोड़े, लेकिन हुआ क्या, अब उसको जरा रिवाइज करेंगे इस एबनॉर्मल लॉस के एंगल से। क्या एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट की जाती है, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उस रिकवरी वैल्यू को लॉस की कॉस्ट से नेट करना है। अब आए जरा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसे परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से लेस हो रही है? लॉस की कॉस्ट। और नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू है तो वो परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट जहां से वो लॉस हो वहां से नेट ऑफ हो। ऐसे ही से अब ये दो बातें जरा ध्यान में रखते हैं, एक मिक्स एग्जांपल करते हैं जिसमें दोनों आ जाएंगे और अभी आपने कंक्लूड खुद से करना। नॉर्मल एंड सर जी वैसे ही करेंगे सर, ऐसे होता है, क्यों नहीं करेंगे? अगर एक डबल एंट्री की है तो क्या उसके दो फैक्ट्स नहीं पोस्ट होंगे? उसके दोनों फैक्ट पोस्ट होंगे जैसे बचपन में होते थे। ड्राइंग्स अगर डेबिट हुई है, परचेजेस क्रेडिट हुई है, दो फैक्ट होंगे। कैश डेबिट हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है, दोनों फैक्ट्स होंगे। क्या काउंटिंग डबल एंट्री से होती है? नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल लॉस अगर कंबाइंड हो जाए तो फॉर एग्जांपल उसी तरह एग्जांपल बना रहे हैं 1000 kgs at the rate of 5 lakh rupees purchases. It was expected
that there will be a loss of bias. However, actual losses 60 pips. $60 kg का ब्रेकअप बनवाए। अगर कुछ एक्सपेक्टेड ना होता तो सारा नॉर्मल होता, तो सारा नॉर्मल होता। अगर एक्सपेक्टेड ना होता, अगर एक्सपेक्टेड नहीं है लॉस हो जाए तो नॉर्मल लॉस कौन सा होता? एक्सपेक्टेड। अगर एक्सपेक्टेड नहीं है और लॉस हो जाए तो सारा नॉर्मल है। क्या कुछ एक्सपेक्टेड था? कितने केजी से? 1000 केजी से 5% सॉल्व कर रहे हैं 50, 60 का ब्रेकअप बना। 50 क्या है? नॉर्मल लॉस। और फिर अब 10 क्या है? ठीक है सर। रिकवरी वैल्यूज अगर होंगी तो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे पर यूनिट देखना थोड़ा। 5 लाख रुपए से मुझे पर यूनिट बनवाना, बेस बनवाना। अच्छा, मैं डिफरेंट सिनेरियो तो आपके सामने रखूंगा, आपने मुझे बताना है सही है या गलत है, और फिर ये भी बताना है गलत या सही क्यों है। ये 1000 में कोई प्रॉब्लम क्या? इसमें नॉर्मल इंक्लूडेड है, देयरफॉर बेस में लिखने से नॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। तो व्हाई नॉट 1000? इसमें नॉर्मल शामिल है। तब लॉस है 60,000 टोटल है, तो मेरा ख्याल है 940। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस दोनों की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में चुकी है। ये भी नो, मेरा ख्याल है 940 और प्लस 10। इन अदर वर्ड्स मैंने ये जो किया है, मैंने उन यूनिट्स को बस कंसिडर किया है बेस में जिन पे कॉस्ट एलोकेट हो। मैं जो कर रहा हूँ ये तीनों सिनेरियोस को कंपेयर कर रहा था, नॉर्मल से लेके। सबसे पहले मैंने क्या किया, नहीं पहली वर्किंग कल की मैंने पर यूनिट कैसे निकाला। पहला तो दरमियान में है, मैंने वो यूनिट बेस में रखे जिन पे कॉस्ट आना। 50 की यूनिट रखा, नॉर्मल सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अब नॉर्मल वाला मैंने बेस में कौन कौन से यूनिट्स रखे जिन पे कॉस्ट आना, और इस केस में क्या नहीं था, एक्सपेक्टेड लॉस नहीं था, तो 1000 पूरा हो गया। क्या मैंने वंस अगेन वो किया, फिर क्या बेस में बस किन यूनिट्स को कंसीडर कर रहे हैं जिन पे कॉस्ट था, तो 1000 क्यों नहीं, उसमें 50 नॉर्मल है, 940 क्यों नहीं, क्योंकि फिर 10 एबनॉर्मल लॉस वाले पेजेस की कॉस्ट भी रिमेनिंग में चली जाएगी। तो बेस में किन यूनिट्स को लिख लेते हैं जिन पे कॉस्ट आ रही है। अब 940 क्या है,
रिमेनिंग गुड यूनिट्स और 10 क्या है नॉर्मल लॉस हजम द फिलहाल इज इक्वल टू 526.32 पर 8 ठीक है बताओ ना इसमें इस तरह भी मुझे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करना तो बड़ा करता है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे रखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 to 6.32 is equal to 5 to बता दें सॉरी मैं 10 एहतियात ही रखूंगा कैलकुलेटर पकड़ डबल एंट्री बोलना सर इसकी वही डेबिट और वही क्रेडिट अब नॉर्मल लॉस डेबिट और 25 की भी बहस होगी बता जाएगा नॉर्मल लॉस तो 50 था उससे कॉस्ट एलोकेट करनी तो 10 क्या था नॉर्मल लॉस था नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करनी नॉर्मल की है 10 यूनिट्स है ऊपर 60 का ब्रेकअप हुआ तो नॉर्मल इसका बीच में निकलता है 940 प्लस 10 940 और 10 मिला के नॉर्मल लॉस आ नहीं गया नीचे दोनों का पर यूनिट आ गया तो दो पर यूनिट आया वो 940 से भी मल्टीप्लाई होगा 940 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट मिल जाएगी और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मतलब नॉर्मल लॉस यूनिट्स ठीक है सर कोई और कंफ्यूजन है देन सर अगर फॉर एग्जांपल इसकी को 500 को रिकवरी वैल्यू इसकी को 500 रिकवरी वैल्यू हो तो फाइंड आउट करना है सपोज 500 रुपीस 500 रिकवरी देन कैश और रिसीवेबल डेबिट सही वर्ड्स फाइनल करना सर नॉर्मल लॉस और आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस नेट abnormal लॉस इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे नजर आएगा 5263 माइनस 500 इज इक्वल टू 4763 बट अब ये फिगर तो सॉल्व करके निकल गया अब 500 माइनस और कुछ बोर्ड से देखा जा रहा है वो भी उठ उठ के जहां जहां 500 है उसको बार बार देखा जा रहा है एंट्री में 500 भी देख के लिखा है नेट भी देखा है गौर से चाहे ओपरी देखा है गौर से एक सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहे चलो सर अब ये जो बातें हो गई ना तकरीबन इस टॉपिक से रिलेटेड बातें सारी खत्म हो गई अब मजा आएगा सवाल में किसको है तो पता नहीं बेटा ये कितने दफा कर चुके ठीक है सर एक दोबारा करते हैं तो जस्ट एक मिनट
अगर बेटा सपोज इस सिनेरियो में जो लास्ट सिनेरियो है पास कर दिया कि नहीं है, अगर सपोज इस लास्ट सिनेरियो में ये जो 50 kg नॉर्मल लॉस है, इसकी भी कोई रिकवरी वैल्यू होती तो पता आपको है, लेकिन सही बता दूंगा। अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू होती तो एंट्री छोड़े, 1 मिनट एंट्री छोड़ा, हम करते क्या, हम 5 लाख में से माइनस करके 940 प्लस करेंगे। तो नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू है उसने वही परचेज से लेस होना है, प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस होना, और अब नॉर्मल लॉस की अगर कोई रिकवरी है वैल्यू है तो उसने, तो मींस टू से एवरी अदर थिंग जो बात नहीं हो सकी बीच में, एवरी अदर थिंग अल्हम्दुलिल्लाह रिमेंस सेम। आपका ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में रजिस्टर और इसकी वर्किंग नंबर 2 या 3 लिख दूं जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी, ये वाली फिगर जो इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है ये देखने के लिए कि हम कहाँ इस वक्त खड़े हैं। यहां से जरा शुरू करें 1,28,000 kgs, कुछ है थोड़ा सा याद, कितने 1000 kgs फर्दर प्रोसेस हुए थे? नहीं, 1,28,000 kgs फर्दर प्रोसेस हुए थे, उसमें से 8,000 kgs बाय प्रोडक्ट वी बनी थी और 96,000 kgs जी की प्रोडक्शन। यहां से यहां तक आते हुए ध्यान से देखिएगा, ये 8,000 क्या था, सॉरी 80,000 क्या था, ये बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू, तो इसके केजीज कितने थे 8,000, तो 1,28,000 में से 8,000 तो किसके निकल गए बाय प्रोडक्ट में, रिमेनिंग बच्चे कितने थे, नहीं बच्चे कितने 120 बचे, लेकिन मैंने 120 की बजाय 96,000 लिख दिए, और क्या आपको पता है कि फिर मैंने इसी 96,000 की बेस पे, बेस मैंने वर्ड बार बार बोल रहा, बेस मींस जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, बाकी चीजें छोड़ा, जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको वर्किंग नंबर 3 में से थोड़ा सा और नीचे जाना, नीचे जाकर जब हमने पर यूनिट निकाला ताकि हम स्टॉक की वर्किंग कर सकें, हमने 3724,800 को 120,000 से डिवाइड करने की बजाय 96,000 से डिवाइड किया। क्या आपको पता है मैंने इन यूनिट्स को जो मिसिंग थे आपको बताए बगैर क्या कंसिडर किया, मैंने इन यूनिट्स को इग्नोर किया था, कैलकुलेटर पकड़ा था, 120 रह गए थे और मैंने 96 लिखा है, तो मैंने कितने यूनिट्स इग्नोर कर दिए, तो मैंने 24,000 यूनिट्स को इग्नोर करके बस बेस क्या बना दी, इन यूनिट्स में ये कॉस्ट एलोकेट होनी थी, तो हमारा क्वेश्चन साइलेंट था क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ अभी मैं इंशाल्लाह पूरा इसके साथ आपके साथ एक और एंगल से ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो अभी इसको लिखने की बहस ना कीजिए, सोचने की कोशिश करें। मैंने आपको बताए बगैर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने इन मिसिंग यूनिट्स को क्या कंसिडर करके गेम खत्म कर दी, क्या मुझे ऐसे ही करना था, ये अब मैं डिस्कस करूंगा बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 4। प्लाटिनम लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन आपके पास, पेज नंबर अब इनके पास जो अगर हम ढूंढ रहे हैं, पेज नंबर मेरे पास अगर बुक है आप लोगों के पास, पेज नंबर 70। Platinum Limited manufactures 2 joint products, मिल गए, ये क्वेश्चन सबको मिल गया प्लीज, जी हाँ जी सब ऐसा बेटा, अगर आप टाइम पे आएंगे तो इंशाल्लाह ये बातें आप पूछने की बजाय आराम से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, तो इस तरह के बेटा क्लास में अगर मजाक ही करने हमने अपनी मर्जी से अपने अपने टाइम पे आकर, मैं डियर इसका तो कोई हल मेरे पास नहीं, क्या आपको नहीं पता क्लास के शुरू में बातें हो चुकी हैं कि उस कल वाले क्वेश्चन का क्या करना, तो अगर आपने इन्हीं चक्रों में पड़े रहना तो इसका जवाब फिर इंशाल्लाह आइंदा आपको इससे भी अच्छे तरीके से मिला करेगा जिस मैंने आज आपको मैंने ढूंढ भी लेना कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज अदर्स। रिक्वायरमेंट बड़े सारे सवाल की, देखो मैं कंप्यूट द टोटल
joint manufacturing cost for the month of February, and also calculate the profit per kg for alpha and beta. First line जो लिखी हुई compute the total manufacturing cost, total joint manufacturing का cost को फिलहाल ध्यान रखते हुए डाटा में total joint manufacturing cost. Platinum Limited manufactures two joint products. तो अपने जहन में पढ़ते पढ़ते कुछ डायग्राम्स ही बनाया करें. Alpha and beta and a byproduct zeta from a single production process. Following information is available from the PL's record for the month of February 2012. Direct material 25,000 kgs at the rate of 25 per kg. Direct labor at the rate of 15 per hour. आगे बेटा दिए में रुपीस कैलकुलेटर है 4,32,000 रुपए और 15 पर आवर रेट. अगर जरूरत पड़े तो क्या हम नंबर ऑफ आवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब 4,32,000 रुपीस बने कैसे होंगे? 15 रुपए पर आवर रेट है, कुछ आवर्स काम हुआ होगा, आवर्स इनटू पर आवर रेट, कुछ आवर्स होंगे इनटू 15 हुआ होगा तो आंसर 4,32,000 आया. तो क्या हम आवर्स निकाल सकते हैं? आप वर्किंग कर कैसे रहे हैं ये मुझे बताएं. आवर्स दिए गए होंगे और रेट से मल्टीप्लाई किया होगा 15, तो 432,000 रुपीज आए होंगे. बेटा ये प्लीज लैक ऑफ नेग्लिजेंस है जो मेरे सामने काम हुआ. 432,000 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. इस तरह बेटा बात नहीं बननी है. ये ना कह दीजिएगा हम नए हैं, हमें बहुत कुछ पता है सर, इस तरह करें. तो 4,32,000 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 28,800 आवर्स. थोड़ी वर्किंग लिखें जल्दी से. अपने ये कह दीजिएगा मुझे आती है. बुक पे लिखें, बुक पे लिखा करने जाने की बात. विदाउट कंसंट्रेशन गुजारा ही नहीं हो सकता. विदाउट कंसंट्रेशन सॉरी गेम ही खराब है. चले बाकी डेफिनेटली जो फर्स्ट लाइन मैंने छोड़ी है उसकी वर्किंग हम इजीली कर सकते हैं. 25,000 केजी से और 25 रुपीज पर केजी है. तो यहाँ से हमारे पास मटेरियल यूज आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, तो वो तो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई होगा. देन नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोसेस लॉस. 20% ऑफ व्हाट? मटेरियल कंज्यूम्ड. मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढना. अब डेफिनेटली देखिए ये लॉसेस है, ये डेफिनेटली इनिशियली कुछ क्वांटिटी के एंगल से होंगे. तो हाउ मच क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू दिस डाटा? 25,000 इंटू 20% सॉल्व करें, कितना बनता? 5,000. सिंपल बनेगा. 62 कैसे बनेगा? पहले वो तो रुपीस बनाने लग रहा. तो 20% ऑफ मटेरियल, ठीक है, 25,000 केजीज इंटू 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 इज इक्वल टू हाउ मच केजीज आर लॉस्ट. आगे चलो. ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर. ओवरहेड्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हमारे पास लेबर आवर्स है तो हर लेबर आवर में ओवरहेड्स मींस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह खर्चे कितने होते हैं हर घंटे में. हर घंटे में अगर 10 रुपए है तो हमारा काम कितने घंटे हुआ है? 4,32,000 रुपए है. 28,800 घंटे हुआ. तो छोटी सी इसके साथ वर्किंग डेज लिखें. 28,800 आवर्स काम हुआ इनटू 10. ये क्या चीज आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ओवरहेड्स की अमाउंट आ जाएगी. तो उसने ओवरहेड्स को किससे लिंक किया हुआ? लेबर आवर्स के साथ लिंक किया हुआ. अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, अदर ओवरहेड्स 10 रुपए पर आवर होंगे. ठीक है. एम्प्लॉइज जब काम करेंगे तो क्या एम्प्लॉइज अपनी सैलरी लेंगे? वो किस रेट से ले रहे हैं? 15 रुपए पर आवर. तो उसी टाइम में ओवरहेड्स भी इनकर होंगे जब एम्प्लॉइज काम करेंगे. फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अदर चार्जेस. तो उसका रेट क्या दिया हुआ?
तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल ओवरहेड्स। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज अ स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग होता है पुरानी चीज। नॉर्मल लॉस को पुरानी चीज के तौर पर 8 रुपए पर केजी पे बेच सकते हैं। ठीक है सर, ये बेचा जाता है बल्कि कहना चाहिए। व्हाट इज दिस? रिकवरी वैल्यू। व्हाट? देखें, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। Then the following data relates to the output from the process. प्रोसेस से जो आउटपुट है उसका एक ब्रेकअप दिया हुआ। फर्स्ट लाइंस में जाए, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही? अल्फा, बीटा और जीटा एक बाय प्रोडक्ट थी, तो उसकी आउटपुट की रेशियो दी। मतलब अगर 100 केजीज आउटपुट होगी तो 75, 15 एंड 10 केजीज उसका एक ब्रेकअप होगा, परसेंटेज अवेलेबल हमारे पास। और लास्ट में क्या दिया था? सेलिंग प्राइस पर केजी। आगे चले। अल्फा इज सोल्ड, सॉरी, अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 per unit before being sold in the market. Joint costs are allocated on the basis of net realizable value. अभी तक हमने, अब कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनेगा, अभी तक हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के कितने मेथड्स पढ़े? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के दो ही पढ़े, वो बाय प्रोडक्ट के 3 है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने के 2 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से? फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट। अब यह एक तीसरा मेथड दिया हुआ है, लेकिन वो परेशान हुए बगैर सुनना वैसे। यहाँ क्या वर्ड्स लिखे हुए? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। अब एनआरवी की जरा डेफिनेशन मेरी तरफ जरा देख के रिवाइज हो जाए। मैं बोलता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। एनआरवी की डेफिनेशन होती है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग। अच्छा, खुद पता नहीं, मेरी मानते नहीं, गलत नहीं मानना, वही होती है सर जो आपको पता। एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो ये वही एनआरवी आ गई। एनआरवी मेथड और जो सेकंड मेथड, ये तकरीबन आपस में मिलता जुलता है सवाए इसके के। अब सुने जरा डिफरेंस। एनआरवी के जो वर्ड्स हैं वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वाले होते थे, लेकिन अब जरा वर्ड्स में इजाफा सिर्फ हो जाएगा कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट सेपरेट ऑफ एंड माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एज इट इज। मींस टू से मैंने ये जो बात की है, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस ही ना हो तो क्या एनआरवी मेथड और सेकंड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड सेम ही है? सभी सेम ही है सर, कब डिफरेंस होगा सर? तो जरा फर्स्ट पेज निकालें अपनी बुक का, ये सॉरी इस चैप्टर का। मैं इनको मैं तो समझा रहा था उस वक्त, मैंने सिर्फ 2 की बात की थी, लेकिन शायद मेथड वैसे 3 है। पहले पेज है, फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। कौन सा पेज नंबर बनेगा बुक है जिनके पास? पेज नंबर 10 है, जिनके पास अभी तक नहीं है, आपके पास नोट्स का फर्स्ट पेज है। मेथड सभी 3 है, कौन कौन से जरा देख के ढूंढ के जरा ध्यान में। फिजिकल क्वांटिटी मेथड है यूनिट्स बेसिस पे, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट है, और तीसरा एनआरवी है, ब्रैकेट गौर से पढ़ें, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ लेस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। एक मिनट बोर्ड पे देखें, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस सवाल बना हो और वो एनआरवी मेथड कह दे तो क्या फिर वो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट ही की बात कर रहा है? हाँ डेफिनेटली, अगर वो एनआरवी मेथड कहे और सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल हो तो देन प्रोपोर्शन बनाने की से पहले, एलोकेशन से पहले, हम सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके एनआरवीज फाइंड आउट करेंगे एट सेपरेट ऑफ, और उसकी बेसिस पे इंशाल्लाह एलोकेशन करेंगे। तो प्लीज काइंडली जरा ब्रैकेट देखे एक दफा दोबारा बोल लें, व्हाट इज द मीनिंग एनआरवी मेथड? अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड्स का जो इजाफा वो सेपरेट ऑफ पॉइंट का वर्ड एक्स्ट्रा, तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, अगर होंगे तो कंसिडर हो जाएंगे, ऑब्वियसली अगर वो नहीं होंगे तो वो जीरो है।
तो वही सेल वैल्यू एट सेल पीरियड ऑफ पॉइंट की वैल्यू जो है वही एनआरवी कहते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास भी क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है जहां एनआरवी वर्ड आया। क्या वर्ड्स नजर आ रहे हैं ब्रैकेट में? आ जाए क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप एक ही लाइन में दो चीजें मांग रहा है। पहले वो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मांग रहा है, टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर वो साथ ही प्रॉफिट पर केजी भी मांग रहा है, लेकिन फर्स्ट पे फोकस करें। आ जाए। एक पेज जरा छोड़ दें, वर्किंग आ रहा है, डायग्राम बनाओ इसके। व्हाट इज द इनपुट, पहले क्वांटिटी की बात करें थोड़ी देर। व्हाट इज द इनपुट क्वांटिटी इन द प्रोसेस? ढूंढे डाटा ढूंढे, डाटा ढूंढे, डाटा ढूंढे। हाउ मच क्वांटिटी इज इनपुट? नहीं कह सकते कुछ? चलो मैं ही लिखता हूँ। तो एक आध बंदा देखा सर फिगर्स? 25,000 मिलता है सर? इज इट इनपुट क्वांटिटी? इनपुट क्वांटिटी। अब प्रोसेस जरा विजुलाइज करें, थोड़ा सा स्टोरी बनाए सर। क्या ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ लॉस हो जाना? कैलकुलेटर उठाए, कितने परसेंट, कैसे वर्किंग करना? तो 25,000 का 25,000 का 20% मीन्स कितना बना? 5,000 क्या हो गया? नॉर्मल लॉस की काम है, क्योंकि लिखा नॉर्मल प्रोसेस लॉस। क्या ये एक्सपेक्टेड था? तो थोड़ा सा विजुलाइज करें, कितने केजीज आपने इनपुट किए, तो उसमें से कितने एक्सपेक्टेड लॉस है? 5,000। तो फिर अब आउटपुट बनेगी ही कितने केजीज की? 20,000। क्या बचना ही 20,000? अब नीचे वाला टेबल देखें, जहां पे अल्फा बीटा जीटा दिया हुआ है। तो क्या अब उस 20,000 का प्रपोर्शन होना चाहिए? ये आउटपुट रेशो दी। तो इनपुट कितनी है? 25,000, लेकिन आउटपुट निकलेगी कितनी? 25,000। लेकिन वो किस किस रेशो में निकलेगी? उठाए कैलकुलेटर। अल्फा के कितने यूनिट्स निकलेंगे? कैसे वर्किंग करोगे? 20,000 इंटू 75%। या तो कंप्लीट करो, बाकी क्वांटिटीज 3,000 2,000। लेकिन किसका, किसकी रेशो दी हुई? नहीं, आउटपुट की रेशो। बेटा नीचे पे आ रहे हैं, इधर उधर। मेरे हाथ में भी नजर आ रहा है रिमोट। अब मैंने भी उठाना है, आप फट गई इधर आ जाओ। मेरा पास उन्होंने कुछ वो लगा के रखना। एसी ना लाए यहाँ से। सारी वर्किंग रहता है। अल्फा बीटा 20,000 इंटू 15%। डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग समटाइम मैं आपके सामने करता हूँ, जो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अपने पास जरूर नोट करें। अभी आप बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल। Any confusion in the quantities?
क्योंकि फराज साहब आप कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल लॉस है और इसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती। ठीक है फराज साहब, तो आपने जितनी लंबी वर्किंग की है प्लीज कंसंट्रेशन भी रिक्वायर्ड है, इसकी जो भी कॉस्ट है वो एलोकेट होनी नहीं, इसकी सिर्फ क्वांटिटी आप आइडेंटिफाई करेंगे और रिमेनिंग यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट। डीडीआर अब जो अल्फा बीटा जीटा प्रोडक्ट्स बनी है इनकी जरा स्टोरी रिवाइज करें जहन में। इनमें से जॉइंट प्रोडक्ट्स कितनी है और जीटा क्या है बीच में, तो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट रिवाइज करें जरा जहन में, तो उसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन उसकी कोई रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट तो होता है। अच्छा, इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है भी ऐसे का नहीं है, तो हम ऐसी बहस क्यों करें? क्या इस जीटा को बेचा जा सकता है? जिन्हें इसका 52.5 रुपीज एक प्राइस दी हुई, अब जो इसकी प्राइस है इसके ट्रीटमेंट 3 पॉसिबल है। कौन कौन से? रेवेन्यू बनाया जा सकता है, अदर इनकम बनाई जा सकती है और प्रोडक्शन कॉस्ट में से नेट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन पढ़े, बताएं कौन सा ट्रीटमेंट बताया? The question is silent regarding treatment of recovery value. Therefore, कौन सा मेथड अप्लाई होता है? डन सर। So before we start the working of the cost, एक चीज और आइडेंटिफाई करने, क्या अल्फा इज सोल्ड एट सेपरेट ऑफ? अल्फा की फर्दर प्रोसेसिंग भी हो रही, ये भी डायग्राम का हिस्सा बना। जीटा वैसी बाय प्रोडक्ट है, उसके साथ ब्रैकेट में लिखना है बाय प्रोडक्ट, और बीटा की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं, तो अगर इंफॉर्मेशन हमें नहीं तो हम क्या अज्यूम करें? तो कंप्लीट है, अब आए वर्किंग शुरू करें डायग्राम में। शुरू करें सर। देखिए ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मैं आजा मैं सपोर्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, आजा मुझे वर्किंग करवानी, तो नहीं कैसे करेगा? असल क्वेश्चन तो आप आए बेटा, और दो जगह से है, इसलिए बड़ा सीरियस सवाल है। सवाल ये है कि जीटा बाय प्रोडक्ट कैसे? आई के बेटा जो जालिम है वो तो अपनी जगह है, उसके तो जुल्म का अंदाजा कोई नहीं, लेकिन कभी गौर करें कि हम अपने ऊपर कितने बड़े जालिम हैं। ठीक है सर, तो अब्बास खान साहब और अब्दुल्ला जाफर, सॉरी मैं फर्स्ट लाइन पढ़ना भूल गया, थैंक यू, अपनी याद करो। जीटा बाय प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि मैं अज्यूम कर, मैं क्या कर लेता अगर सवाल ये होता है कि प्रोडक्ट के नाम अल्फा बीटा जीटा कहाँ है? जी बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला जाफर छा गए, बुक नहीं है इसलिए, वो नहीं, बाकियों को क्यों नहीं पता चला था जीटा बाय प्रोडक्ट? सारा कसूर सर मेरा है, 50-60 मैं और दूंगा, साथ साथ जीत गए सर। जी सर, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिजनेस का नाम ही क्या है सर? बिजनेस का नाम है प्लैटिनम लिमिटेड। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी भी शायद है। जी सर ये ना पिएगा, ये मेरा सवाल में एक मिनट ठंडे, एक मिनट ठंडे, लेट्स अज्यूम, नहीं ये मुनासिब है, वैसे मुनासिब है मेरा ख्याल। आप इस वक्त क्लास में लेट्स अज्यूम 50 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के हाथ में मैं
एक मोबाइल बनाने को दे दें फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, और लेट्स अज्यूम वो मोबाइल 1.5 घंटा लेगा, हर शख्स 1.5 घंटा लेगा, 50 बंदे हैं, क्या हर स्टूडेंट हर पर्सन अपना अपना 1.5 घंटे में लगा देगा? तो कितने मोबाइल बन जाएंगे अगर 100 लोग? 50 मोबाइल बन जाएंगे। 1.5 घंटा बैठ जाइएगा प्लीज यार, 1.5 घंटे में मोबाइल बनता है, प्लीज बना दीजिएगा। कितने मोबाइल बन जाएंगे? बेटा 100 लोग हैं, 100 बंदे हैं, तो बस 100 बंदों ने कितने घंटे काम किए? हर बंदे ने अपना अपना 1.5 घंटा काम किया, तो 1.5 घंटा इंटू 100, या 1.5 घंटे में इतने घंटे काम हो गए? तो बैठ बंदा ही क्यों नहीं है यार? क्या फैक्ट्री में एक ही बंदा भी काम कर रहा था? इनके चक्कर पड़ गए। तो वैसे भी 24 घंटे शख्स कैसे काम कर सकेगा? इतनी वर्किंग उन्हें की है। पहले अपने फरवरी के महीने गिने, एक दिन के 24, 24 अरब 28, ये बंदा कौन है 24 घंटे काम करता है? एम्प्लॉय एक नहीं फैक्ट्री में यार, हर बंदे ने अपना अपना घंटा लगाया, तो पता नहीं कितने बंदे थे, उन बंदों ने मिलजुल के काम किया यार। क्या छोड़े सर, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये डियर फरवरी 21, डायग्राम साथ देखनी है आपने, अपनी डायग्राम और क्वेश्चन का डेटा। ये स्टोरी सर जी आपके सामने बताएं, पहला कौन सा खर्चा होगा? डायरेक्ट मटेरियल से। $25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, तो वही स्टेटमेंट सर्व का जहन रखें, डायरेक्ट मटेरियल ओके, फिगर्स बोलते जाएं, 6,500, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, उठा लें, गिवन है, नो नीड ऑफ एनी वर्किंग फॉर लाइक 34,000 रुपीज गिवन है। कहाँ गिवन है? बोर्ड पे, बोर्ड पे गिवन है, तो बोर्ड से देख के लिख रहा है जी। एनी अदर थिंग अदर देन डायरेक्ट लेबर? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स उसने पर आवर दे दी, कैसे फाइंड आउट कर लिया हमने? 28,800 hours into 10, ये तो ठीक है प्लीज, तो 88,000। जी एनी अदर एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्या वो सारी चीजें पूरी हो गई, हो जाती हैं? क्या क्या पूरा हो गया? मटेरियल है बराबर है, एक सम की जगह यहाँ पर ये 1345 बेटा आप बताएं कैंडी, आपने ये इस वक्त क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन? आप बताएं डायरेक्ट मटेरियल का जहां खत्म करेंगे वहां इंटर मटेरियल शुरू में लगता है, मेरा तो ख्याल ये, बाकी आप खत्म करें तो मटेरियल प्रोसेसिंग के बाद लगेगा। 134500, नेम इट सर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वन थ्री फोर फाइव ट्रिपल जीरो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ तक ओके जी सारा? लेकिन अब जरा डायग्राम की तरफ गौर से देखें, डायग्राम देखें बस 2 मिनट, आप कुछ नहीं लिखो, लिखना अपना, पहले डायग्राम देखें। ये जो खर्चा हमने कैलकुलेट किया 30,45,000, ये कुछ ऐसे ही वर्ड्स मैंने कल या परसों भी बोले थे, तो पहले एक बार दोबारा सुन लो। इनिशियली ये कॉस्ट कितने केजीज पे है? ये कितने केजीज को प्रोसेस करने का खर्चा था? 25,000। लेकिन अब इस 25,000 का एक फर्दर ब्रेकअप बना हुआ है, उसमें एक लॉस भी आ गया और उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट भी बन गई। मीन्स तो सर मैंने कहा इस वक्त ये है, कहना ही मैं चाह रहा हूँ 30,45,000 रुपीज जो आ गए हैं, क्या इन्होंने जॉइंट कॉस्ट के तौर पे अल्फा और बीटा में एलोकेट होना?
अब ये बात आपने मेरे से जरा कॉस्ट, क्या नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है? नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट, इसका ये मतलब नहीं होता कि नॉर्मल लॉस को बनाने में कोई खर्चा हुआ नहीं होगा, लेकिन जो भी हुआ होगा वो रिमेनिंग यूनिट्स में चला जाएगा। सिमिलरली बाय प्रोडक्ट पे भी अगर कोई खर्चा हुआ तो इमटेरियल सा होगा, वो भी हम नॉर्मल यूनिट्स पे करते हैं। तो ना नॉर्मल लॉस के 5000 यूनिट्स पर और ना ही बाय प्रोडक्ट के 2000 यूनिट्स पे ये कॉस्ट एलोकेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल ना नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू होती और ना ही कोई बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू होती, तो 13,45,000 रुपीज गौर से देखें, क्या यही 25,000 केजीज का खर्चा 25,000 केजीज के इनफैक्ट सिर्फ एलोकेट होता अल्फा के 15,000 केजीज और बीटा के 3,000 केजीज, किन को इग्नोर करके ये एलोकेशन कर देते, कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू अगर है नहीं, तो ये एज इट इज कॉस्ट अल्फा और बीटा में बेस्ड ऑन जो भी मेथड दिए हम एलोकेट कर देते हैं। लेकिन क्या इनकी रिकवरी वैल्यूज मौजूद है? नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वैल्यू दी हुई है और बाय प्रोडक्ट की भी दी हुई है। तो देयरफॉर अब जॉइंट कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसने एलोकेट होना है उसने अभी फर्दर फाइनल होना। इनिशियली वंस अगेन प्लीज 1345000 इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 25,000, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेप पे हैं। डायग्राम देख लें, 5000 लॉस के यूनिट्स याद है, तो सर पहले लॉस की तरफ आ जाए। कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं सर, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की कोई एंट्री तो बोलना, कैश डेबिट परचेजेस की जगह रबड़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है। कैसे वर्किंग करूं? लेस रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना है। जी सर, how much quantity and what is the rate of recovery value of normal loss? 8 per kg दिया है, 8 per kg in the question. So what is the quantity? 20,000 into 5,000 into 8, 40,000 rupees plus या माइनस की एंट्री लिखें, कैश डेबिट, कैश और रिसीवेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके जी, प्लीज माइनस इज इक्वल टू 1305, यहाँ तक नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। क्योंकि हम ऊपर 25 ले रहे हैं इसीलिए तो लेस किए सर, 25,000 लगाए थे, 5,000 लॉस हो गए, ऊपर 25 लिखे थे तो इसलिए तो लेस कर रहे हैं ताकि 20,000 केजी की कॉस्ट आ जाए। जी सर, एक स्टेप एक सेकंड रुके, 1305 का गौर से देखें, ये अभी फिलहाल कितने केजीज की कॉस्ट है? ये अभी फिलहाल कितने केजीज की कॉस्ट है? ये भी अभी 20 की है, लेकिन उस 20 में प्रॉब्लम किसका है? जीता बाय प्रोडक्ट का। तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उस बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं होनी, तो बाय प्रोडक्ट भी गायब होनी है, बस फिर उसकी रिकवरी वैल्यू ना होती। तो अब ये 1305 फिर एलोकेट होगा जॉइंट प्रोडक्ट्स पर, लेकिन क्या उसकी भी रिकवरी वैल्यू है? उसकी रिकवरी वैल्यू के 3 ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन पर्सन साइलेंट है, तो पर्सन साइलेंट हो तो डिडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, the recovery value of byproduct. What is the quantity of byproduct in this story?
2000 and what is the recovery value of the byproduct? अब रिकवरी वैल्यू सिंपली मींस जो हमें रिकवर होगा उसको बेच के, तो व्हाट इज द पर केजी गिवन इन क्वेश्चन? 52.5, तो 52.5 into 2000 is equal to 1,05,000 की एंट्री लिखना, उसी तरह की रिपीट होगी। कैश और रिसीवेबल डेबिट, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर रिकॉर्ड करना, ये फाइनल आंसर 12 है। तो व्हाट इज फाइनली 12? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं? नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस 12 है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लें जरा, बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ लिख रहा हूँ, अगर आप कंप्लीट नहीं क्लियर होंगे तो बता दीजिए। नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू बी एलोकेटेड to alpha and zeta या बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसको नहीं, क्यों? एक नजर रिवाइज कर लें, 3 स्टेप्स में मेरे को 13,45,000 तक क्या इशू था, फिर 1305 पे क्या इशू था, और क्या वो सारे इशू रिजॉल्व हो गए 12 लाख पे आते आते? कैलकुलेटर शार्प से उठाए, 25,000 लिखे, 20% लॉस की परसेंटेज है, तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड की बेस पे ही 20% आना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो रुपीस के एंगल से नहीं होना, यूनिट्स। जी आप कुछ कर रहे हैं? सर अगर नॉर्मल रिकवरी वैल्यू हो तो फिर माइनस करेंगे सर, उसको वहीं से माइनस करेंगे जैसे जहां पिछले पेज पे लिखा है, उसे लॉस में से माइनस करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे वहां, क्या इंशाल्लाह वैसे ही किया करेंगे। चले सर, अगर रिक्वायरमेंट बने कहाँ तक बात हो गई? अभी कहाँ तक होगी है सर? नेक्स्ट क्या रह गया? प्रॉफिट, लेकिन वो पर केजी की फॉर्म में मांग रहा है, किस किस का? तो लिखे प्रॉफिट पर केजी ऑफ अल्फा एंड, अब प्रॉफिट निकालना है पर केजी, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे निकालना है, बल्कि आप ही मुझे एंड में बता देंगे। फिलहाल अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो एक इनकम स्टेटमेंट से मिला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे आना चाहिए, हमें को सेल ढूंढ लेनी चाहिए और कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स के डिसीजन लेने चाहिए, तो अगर और कोई खर्चे वो ढूंढ लेना चाहिए। तो एक इनकम स्टेटमेंट जहन में रखें, लेकिन वो मैं प्रोडक्ट वाइज मांग रहा है तो 2 कॉलम बना देते हैं, किस नाम से? अल्फा। क्या एलोकेशन की हमें जरूरत है? जब पढ़े भी कर लेंगे, नहीं आता वो मैंने कॉलम बना दिया था, आज सीधा बना दिया। क्या इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ जाता है? ये नॉर्मल है, वो वैसे ही छोटी सी बात उस वक्त। जी सर, स्टार्ट करवाएं से किसकी से? हेल्प कैसे?
कोई भी मिस्टेक अगर होगी तो नेग्लिजेंस। जी सर, दोबारा एक मिनट डायग्राम की जरूरत है। अल्फा के कितने यूनिट्स बने हैं? 15। डेफिनेटली पर केजी निकालना, फिर पर केजी बनाना डायरेक्टली जरूरी नहीं है, वेंड में आ जाएगा पर केजी। अगर हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया तो नंबर ऑफ केजी से डिवाइड करके पर केजी हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट पर केजी, जस्ट प्रॉफिट। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अल्फा सोल्ड अब हमने ढूंढना है, नहीं सोल्ड ढूंढने ना, सेल्स सही क्लियर कर ले हर एंगल से। आइए डायग्राम पे आकर कितने यूनिट्स बने, इसके ओपनिंग कितने पड़े थे, क्लोज इतने पड़े हैं, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम स्टॉक्स के एंगल से कब अज्यूम करेंगे कि स्टॉक्स हैं? अगर हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टॉक्स, तो ये बात मेरे ख्याल पहले भी हो चुकी है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि स्टॉक्स हैं या नहीं है? तो क्या जो बना वो बिक गया, क्या वो पड़ा हो सकता है, यकीनन हो सकता है अगर वो बताएगा। क्या हमारा क्वेश्चन है साइलेंट रिगार्डिंग स्टॉक, तो हम भी टू मच साइलेंट है रिगार्डिंग स्टॉक्स। तो मैं किसको क्या समझ के चल रहा हूँ सेल के सामने, प्रोडक्शन को ही सेल समझ के, स्टॉक्स नहीं। डन सर? और अगर भी तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में प्लीज कर चुके हैं, सेल और प्रोडक्शन में डिफरेंस हो सकता है, सेल यूनिट सोल्ड की बेस पे होनी चाहिए, तो क्योंकि स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी अज्यूम क्या, तो बोलने का बताइए अल्फा में कितने यूनिट सेल हो गए हैं? 15,000 इस रेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनटू 95 14 लाख 25। सिमिलरली बीटा की वर्किंग कैसे करना है? बेटा सेल्स नहीं है, बेटा क्या हो, वो सेल कैसे आती है? यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस करेंगे, क्या फर्दर कॉस्ट के बाद ही ये इतने पे बिके होंगे? तो वो खर्चों में कंसिडर करूंगा या मैं सेल्स में कंसिडर करूंगा? यार इतनी भी टेंशन क्या है, सेल्स तो ऐसे ही है। हाँ इन खर्चों में क्या क्या आएगा, वो और वो आएगा, वो इंशाल्लाह आपने बता देना। 3,000 सोल्ड यूनिट्स, अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एलोकेट नहीं किया है, एक इन चक्कर में पड़ गए हैं। मुझे पता है मैंने किस सवाल में सेल एलोकेट की, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सेल एलोकेट कर दी। अब बेटा खर्चे एलोकेट हुए हैं, वो करें जब खर्चे आएंगे तो मैं एलोकेट करूंगा, मैं सेल को कैसे एलोकेट करता हूँ? मैं रुक गया हूँ, मैंने बताया कि सवाल में मैंने सेल रुपीस को एलोकेट किया, मैंने हर सवाल में सेल अगर दी है तो कैसे दी है, हम देख लेते हैं अपना रजिस्टर खोल के यार, प्लीज एक्स वाई का सवाल निकालें यार, एक्स वाई बजा, सेल्स में भी हो सकता है, हो सकता है जो हो रहा है सेल्स में भी। एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई में मैंने क्या किया, समर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट 80% बिके थे, वहां कैसे पता चला था 80% बिके? बताया वो था, यहाँ नहीं बताया हुआ कितने परसेंट बिके, वी हैव अज्यूम्ड सब बिके, तो कैसे फाइंड आउट की मैंने सेल? सेल क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। अगला सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं तो मेरे ख्याल में सेल दी है, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई सेल नहीं, तो 2 में कहा सेल ढूंढ लिया मैं? पता वो एलोकेशन के मेथड्स हो रहे थे, सेल वाली मेथड वो यहाँ भी होना है, तो सेल के रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बाइनरी, क्वेश्चन नंबर 3 कोई होमवर्क नहीं था खुदा के लिए, उसको ना होमवर्क कर लीजिएगा। वो कैसे सेल निकाली, और सर जी कैसे सेल निकाली, ग्रॉस प्रॉफिट उठाया, नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो वैसे ही किए, बता यूनिट सोल्ड लिए और मल्टीप्लाई सेल प्राइस करते। एलोकेशन जब करनी पड़ेगी, कॉस्ट की एलोकेशन, क्या सेल्स रुपीस का मतलब हम कॉस्ट एलोकेशन, क्या इनकम स्टेटमेंट के ऊपर स्टार्ट में प्रॉफिट अगर निकालना सेल आती है तो प्लीज बेटा सेल वैसे ही आती है जैसे रोज आती है।
3000 इंटू बताइएगा। 175 इज इक्वल टू 5,25,000। ये फाइनली ओके प्लीज। कॉस्ट एलोकेशन जब करेंगे तभी करनी होगी ना। तो सेल्स कैसे आती है सर? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। हाँ, क्या न होने की वजह से मैंने प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कंसिडर कर लिया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स न होने की वजह से प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। आगे बढ़े, हम क्या निकाल रहे हैं प्लीज? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालते हुए क्या विजुलाइज करने लगे हम कि इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज बन रही है। तो सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। जी अब है या नहीं इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा, लिख के डैश लगाएं दोनों नहीं है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? किसका? रॉ मटेरियल। किस का नाम फिनिश गुड्स है हमारे अभी सवाल में, तो उनके स्टॉक्स नहीं है। प्लस ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये भी हो जाना। सर्विसेज का बिजनेस लग रहा है, क्या चीजें बना के बेची जा रही हैं, तो क्या प्लस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। किस की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर चाहिए? अल्फा और बीटा की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें पता है? क्या अल्फा और बीटा का टोटल पता है सर? 13,45,000 रुपए की बात करें ना, 12 लाख ढूंढे जरा। तो 12 लाख क्या है? अभी अल्फा और बीटा का खर्चा है फाइनली, लेकिन क्या इससे एलोकेट होना इन दोनों में? क्या आपको क्वेश्चन में मेथड बताया गया इनकी एलोकेशन के लिए? कौन सा मेथड बताया गया है? एनआरवी मेथड बताया गया है। लेकिन इससे पहले तो हम वर्किंग स्टार्ट करें, एक और बात को सही तरह ध्यान में रखिएगा। डायग्राम देखिए, अल्फा और बीटा की जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो अल्फा और बीटा को जॉइंट प्रोसेस में से शेयर मिलेगा। 12 लाख डिवाइड होगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा बेस्ड ऑन एनआरवी मेथड, वो भी करते हैं। लेकिन जो शेयर आएगा, क्या उसमें अल्फा के एंगल से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होकर टोटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बनेगी? लेकिन बीटा के लिए जो शेयर आएगा वही उसकी टोटल कॉस्ट होगा, तो वो खर्चे में शामिल होना। The alpha total cost should be sum of share of joint cost plus further processing cost, and beta के एंगल से share of joint cost ही उसकी total manufacturing cost होगी। तो क्या अब इस लम्हे पे रुक के हमें एलोकेशन की जरूरत पड़ी है? अब करेंगे। अगर आपने इररिलेवेंट बात की है तो ये तो जाती है, अगर इररिलेवेंट बात की है तो ये तो जाती है। तो अगर इररिलेवेंट नहीं तो मुझे दोबारा बताने में क्या हर्ज है? कुछ तो है जिसमें प्रॉब्लम है। ये जो हम नेट का निकाल रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो एलोकेशन जब करेंगे, एलोकेशन की जरूरत तो पड़ गई तो उसके आगे सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। क्या हमें कॉस्ट ऑफ सेल पता होगी तो सेल में समाई होगी? क्या वही फाइंड आउट नहीं करने लगे? क्या फाइंड आउट करेंगे? एलोकेशन काश कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई ऐप होती, आप 15 मिनट में एक्सपर्ट हो जाते। क्या ये भी मोबाइल में होती? एलोकेशन इस मोबाइल में मुझे दिखाने का भी एक मोबाइल रखता आने के लिए छोटा है। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो अगर ये मोबाइल है तो ये हालात नहीं अच्छा होना चाहिए, तो कम से कम ठीक होना चाहिए। चलिए अगर वो हो तो फिर तो बात समझ भी आती है, लेकिन अगर ये हो फिर तो जुल्म पे जुल्म। अब मेरा भाई जल्दी का 10 मिनट। ये सर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट
स्टार्टिंग पॉइंट जी मिस्टर साहब, प्रोडक्ट्स का नाम सबसे पहले लिख लो। अल्फा बीटा एंड जीटा, क्या है जीटा, कहाँ लिखा है? स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा कि यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड में फर्क होता, तो फिर भी हम यहाँ प्रोड्यूस ही लेंगे। क्यों? हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जी सर, यूनिट्स प्रोड्यूस हो ही जाए आज 15,000 एंड 3,000। अगर मेथड गिवन होता, अब फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, बार बार आपको तंग करूंगा मैं। अगर मेथड होता क्वांटिटी बेसिस, तो हम यही टोटल करते और 12 लाख रुपए को एलोकेट करके गेम खत्म करते। लेकिन हमारा मेथड कौन सा है? एनआरबी मेथड कहां तक सेम ही है जो हमने पहले पढ़ा। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ ही जहन में रख के गेम आगे चलाएं। क्या करो अब? सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ, सेल प्राइस पर यूनिट होना है 95 एंड 175 रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट कॉलम में नाम रखें, नेक्स्ट कॉलम का नाम रखें। नहीं, फाइनल भी है और इसके लिए अल्टीमेट भी है, तो मैं ख्याल सेल प्राइस सेल वैल्यू फिलहाल रखना है, फिर आगे देख लेते हैं। क्योंकि वो फिर किसके लिए फाइनल है किसके लिए नहीं है। अल्फा के लिए भी वो फाइनल वाली है, बीटा के लिए स्प्लिट ऑफ वाली है। तो देख लें फिर, अगर आपने लिखना है तो दोनों को रिस्पेक्टिव डिजाइन में जरूरत है। जी सर, सेल वैल्यूज आप कैसे वही मल्टीप्लाई होगा 145 यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट 1425 ट्रिपल एंड 525 ट्रिपल 0। जी एलोकेशन कर दो। इसका मसला भी रहता है, अल्फा का क्या मसला रहता है, उसे स्प्लिट ऑफ पे लाना है कि क्या मसला, फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद से याद है कुछ स्प्लिट ऑफ पे लाना है। क्या तरीका होता है? प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करेंगे लेस करेंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? तो 30 पर यूनिट दिया, एक मिनट, 30 पर यूनिट, एक मिनट, 30 पर यूनिट बटा गिवन है अल्फा इज 30,000 पर यूनिट। ठीक है, ओके 30 मिल गए प्लीज। तो अब हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता कितने? 15,000 इंटू 30, ये बन कितनी जगह? तो व्हाट इज 4,50,000? जॉन स्टूडेंट्स को मिल गए 30। 30 ये वाला सवाल भी हो सकता है। सब लोग रुक जाए, सब पेन साइड पर, एक मिनट सब रुक जाए, पेन बंद करने के बाद आए साइड पर। ये सवाल तो होते रहेंगे आज, जिस तरह के मेरे से सवाल शुरू हुए हैं, ये अगर एड्रेस हम ना कर पाए तो मेरा कलर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले जो उबैद ने एक सवाल किया था, ये मेरे से आज से तकरीबन तो 8-7 साल पहले एक दफा हुआ था, तो मेरे जहन से निकल गया था, मुझे अक्सर ये याद भी रहता है, लेकिन आज जहन से निकल गया मेरे। ये बात सबको क्लियर है कि अगर आप 100 बंदे बैठे हैं तो हर बंदा अपना अपना काम करेगा और हर एक के अपने अपने आस काउंट होंगे। नहीं, इसको मजाक ना लीजिएगा, ये कम से कम क्लियर होना चाहिए। अब जो भाई ने सवाल किया है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है। हमारा तो डाटा केजीज में है, 15,000 केजीज, 3,000 केजीज, 25,000 केजीज, तो ये तो 30 पर यूनिट दिया हुआ। तो आए आज जरा यूनिट का मीनिंग डिटरमिन करें। हम सर ये लफ्ज जो है यूनिट बोल 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 के कुछ ज्यादा ही यूज तो हो गए। आप ठंडे दिल से जरा सोचें, टेक लगा लें, मेरे ख्याल हम कुछ और करने की पोजीशन में नहीं है। ये यूनिट का मीनिंग बता दीजिए, यूनिट क्या चीज है? यूनिट का मतलब नहीं है सर, मैं 1 यूनिट, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट क्या चीज है? 100 यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट्स है, ये यूनिट क्या चीज है? आप ठंडे दिल से सोचेंगे तो यूनिट किसी चीज का भी नाम है। अगर आप चेयर्स बना रहे हैं तो आप 100 चेयर्स बेचेंगे
तो ये मैं कह सकता हूँ कि 100 यूनिट्स बेचें। अगर आप गाड़ियां बेच रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल 1,00,000 गाड़ियां बेची, तो 100 कार्स सोल्ड को हम कह सकते हैं 100,000 यूनिट्स गाड़ियों के बेचे। तो यूनिट इटसेल्फ कुछ भी चीज नहीं है। जाते हुए सोचिएगा, कल आते हुए भी सोच लीजिएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये यूनिट्स लीटर्स में भी हो सकते हैं, केजीज भी हो सकते हैं, टन्स भी हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटी के एंगल से यूनिट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो यूनिट इटसेल्फ मींस नथिंग। तो हमारे इस डेटा में केजीज यूनिट, तो 30 रुपीज पर यूनिट मींस पर केजी। हम पेन दोबारा उठा सकते हैं? उठा सकते। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कैसे? स्मॉलेस्ट पार्ट जी सर, सेल वैल्यू किसकी नहीं है, सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसकी नहीं है? तो किसके सामने आ गया डैश? फर्दर प्रोसेसिंग। और अब फाइनली ये वर्ड्स लगा रहे हैं, सेल वैल्यू हाइपोथेटिकल लिखना, तो फिर सेल वैल्यू एट सब्जेक्ट ऑफ बीटा की एसिड आ जाएगी, और अल्फा के एंगल से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके आ जाएगी। अच्छा, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एक मिनट में बात सुनो। मेरा ख्याल है ये वाली बात कम से कम आप घर से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, अब ये जो भी फिगर्स आएंगी, ये एक मिनट, ये इनिशियली आएंगे सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ एनआरवी मेथड, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में फिलहाल सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल ना होने की वजह से यही कॉलम क्या भी कहलाएगा, यही सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ एनआरवी कॉलम भी कहलाएगा। तो आप इनकी बेस पे किस अमाउंट को एलोकेट कर देंगे, बस ये बता दो। 12 लाख रुपए को एलोकेट कर देंगे सर। दैट मींस मेरी ख्वाहिश ये है कि ये टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो। और जो लोग हिम्मत करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने की कोशिश करें आज, लगाया करें को आधा पौना घंटा। पहले इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका मैं प्रॉफिट खुद निकालूंगा जो चीजें रह गई। ये नहीं दे रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 की कोशिश करेंगे। ओके सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? तो काइंडली बेटा प्लीज ये एलोकेशन टेबल यहाँ तक कंप्लीट कर दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह बातें कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज सर। सर ये सब कुछ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये प्रोडक्शन की सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है सर। एनआरवी प्रोडक्शन, ये सब कुछ प्रोडक्शन, ये सोल्ड से ताल्लुक है। फर्ज करें कुछ ना बिका हो, फिर भी यही एलोकेशन। हाँ, अगर बिका बच गया है तो वो स्टॉक आएगा। ये प्रोडक्शन के एंगल से टेबल, क्योंकि इसके रिजल्ट में होना क्या है, प्रोडक्शन में एलोकेट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेट होगा। ठीक, बाकी अभी इंशाल्लाह बातें फिनिशिंग टचेस पे आ रही है।